नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने अभी कुछ दिन पहले कक्षा 11 व 12 में पढ़ाए जाने वाले हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र के वीडियो बनाए थे और अब हम हिंदी व्याकरण के वीडियो बना रहे हैं। इसमें रीट पर विशेष फोकस रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में रीट की भर्ती होने वाली है। वैसे तो हम संपूर्ण व्याकरण के बनाएंगे, पर रीट के भर्ती में जो टॉपिक दे रखे हैं सबसे पहले उनके वीडियो बनाएंगे, उसके बाद जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनके वीडियो बनाएंगे। देखिए, हमारा पढ़ाने का समझाने का तरीका ये रहेगा कि हम किसी भी बिंदु पर किसी भी टॉपिक पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। आधी अधूरी बात किसी भी बिंदु पर किसी भी टॉपिक पर नहीं करेंगे और प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही हम बात करेंगे। प्रामाणिकता पर विशेष फोकस रहेगा। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इन वीडियो को देख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो है। देखिए, पहला वीडियो हम शुरू कर रहे हैं हिंदी व्याकरण। देखिए, जो व्याकरण है ये रीट, पटवार, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर, बीएसटीसी, पीटीटी, इन सब में हिंदी व्याकरण आती है और हम सभी बिंदुओं का समावेश कर रहे हैं। किसी भी बिंदु को, किसी भी बात को, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी बात हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। सब बातों पर, सब बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा। देखिए, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो भाषा। देखिए, हिंदी व्याकरण है, कोई भी जो व्याकरण है वो भाषा पर ही आधारित होती है। भाषा के बिना व्याकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः व्याकरण पढ़ने से पहले अपन थोड़ी भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, भाषा, यहाँ मैंने अलग अलग करके इनको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, आने वाले वीडियो में उस पर सुधार किया जाएगा। देखिए, भाषा जो शब्द है, प्रत्येक शब्द की दो परिभाषाएं होती हैं। एक तो होती है उसकी शाब्दिक परिभाषा कि जो शब्द है वो क्या कह रहा है, शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है, और एक होती है उसकी संपूर्ण परिभाषा जो अलग ही अर्थ प्रदान करती है। तो देखिए, शब्द जो है उसकी परिभाषा भी महत्वपूर्ण होती है और संपूर्ण परिभाषा भी महत्वपूर्ण होती है। तो भाषा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। भाषा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। भास धन आ, भास धन आ। भाषा शब्द दो शब्दों के योग से बना है। एक है भाष, जिसमें श में हलंत लगा हुआ है। हलंत का अर्थ होता है आधा, जिसमें स्वर नहीं हो, स्वर रहित। और इसमें आ मिलने पर, भाष में आ मिलने पर ये बन रहा है भाषा। वो देखिए, भाषा का जो अर्थ है वो क्या होता है? बोलना। भाष का जो अर्थ है वो होता है बोलना या विचार प्रकट करना। भाष का जो अर्थ होता है बोलना या विचार प्रकट करना, और आ का अर्थ होता है स्वीकारना। आ का अर्थ है स्वीकारना। तो देखिए, दोनों को मिलाकर यदि अर्थ देखें तो होता है भाषा का जो अर्थ होता है बोलना, विचार प्रकट करना या स्वीकारना। भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बोलना, विचार प्रकट करना और स्वीकारना। अब देखिए, इसकी जो संपूर्ण परिभाषा है वो इस प्रकार है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है। अर्थात देखिए, विचारों को प्रकट कैसे करेगा? अर्थात भाषा संप्रेषण का माध्यम है। देखिए, यहाँ मैंने संप्रेषण शब्द को रेखांकित किया है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का क्या अर्थ है, यहाँ मैंने आगे इसको समझाया। संप्रेषण, संप्रेषण जो शब्द है वो समधन प्रेषण, समधन प्रेषण से मिलकर बना है।
संप्रेषण शब्द समधन प्रेषण से बना है, और संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? सम एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है समान रूप से। सम एक उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है समान रूप से। जबकि प्रेषण यानी भेजना, प्रेषण यानी भेजना। प्रेषक का जैसे इससे मिलते जुलते शब्द पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। प्रेषक यानी भेजने वाला। प्रेषण तो क्या है? भेजना। प्रेषक होता है भेजने वाला, और प्रेषिति होता है प्राप्त करने वाला। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनको पढ़ना ही नहीं है। आसपास इनसे मिलते जुलते शब्द हैं जिनका जितना अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सब पर चर्चा करना है। यही नहीं है कि इसमें दी हुई चीज़ों को, रटी रटाई चीज़ों को हम यहाँ प्रस्तुत कर दें और आप लोगों को बता दें। हमारा उद्देश्य है कि इनसे मिलती जुलती, इनसे जुड़ी हुई सभी चीज़ों को देखिए। कहीं सभी एग्जाम में ऐसा होता है कि अधिकतर प्रश्न सिलेबस से आते हैं, पर हम उन प्रश्नों को, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि अपन जो सिलेबस में दिया हुआ है केवल उसको पढ़ के चले जाते हैं, जबकि प्रश्न बनाने वाला सिलेबस से जुड़ी हुई चीज़ों को भी टटोलता है। इसलिए हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि जिन शब्दों पर, जिन परिभाषाओं पर अपन विचार कर रहे हैं उनसे मिलते जुलते शब्द, उनसे मिलती जुलती परिभाषाएं भी यहाँ रखेंगे, जिससे आपको आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए धैर्य के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं समझें कि बहुत लंबी बातचीत हो रही है या बहुत लंबा खींच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम संपूर्ण पढ़ेंगे और संपूर्ण पढ़ने वाला कभी पीछे नहीं रहता है। मेरा एक खुद का अनुभव है कि संपूर्ण पढ़ने वाला कभी पीछे नहीं रहता है। तो देखिए, अपन ने पढ़ा है भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, अर्थात भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण दो शब्दों के योग से बना है, समधन प्रेषण। सम का अर्थ समान रूप से, प्रेषण का अर्थ भेजना, यानी समान रूप से भेजना, समान रूप से आदान प्रदान। इसको कह सकते हैं कि जो भाषा है उसमें संप्रेषण होगा, समान रूप से विचारों का आदान प्रदान होगा। तो देखिए, फिर ऐसा कह सकते हैं कि यदि मान लो समान रूप से विचारों का आदान प्रदान नहीं हो तो क्या वो भाषा नहीं है? तो देखिए, जो जो विचार आपके मन में उठते हैं सब पर हम चर्चा करेंगे। कि जैसे मैंने कह दिया कि भाषा में संप्रेषण होता है, यानी कि समान रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है। यदि मान लो फिर विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो तो क्या वो भाषा नहीं है क्या? लेकिन वो भी भाषा है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आपको हिंदी समझ में आ रही है, आप हिंदी बोलकर आपके विचार मेरे तक पहुँचा सकते हो, तो ये हुआ संप्रेषण। मैं भेज रहा हूँ, आप समझ रहे हो, आप भेज रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। यदि मान लो कोई अंग्रेजी बोलने वाला है और वह अंग्रेजी में अपने विचार आपके सामने रख रहा है, लेकिन आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है, तो वहां तो संप्रेषण नहीं हुआ, क्योंकि समझ में नहीं आई है, विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, लेकिन वो भाषा तो है। तो इसीलिए भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। इसीलिए भाषा को दो रूपों में बांटा गया है। भाषा के जो दो रूप हैं वो है, पहला है व्यक्त, पहला है व्यक्त, दूसरा है अव्यक्त। देखिए, यहां मैंने सारी चीजें समझा दी है कि भाषा के दो रूप हैं, एक है व्यक्त भाषा और एक है अव्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा वो होती है जो हमारे समझ में आती है। अब देखिए, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी कि संप्रेषण कैसे होता है, संप्रेषण नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, संप्रेषण कि जब समान रूप से भेजा जा रहा है, हमारे समझ में आ रही है, कोई जो बात कह रहा है वो हमारे समझ में आ रही है, तो वो भाषा कहलाएगी व्यक्त भाषा। और यदि कहने वाले की जो भाषा है, कहने वाले के जो विचार हैं हमारे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो कहलाती है अव्यक्त भाषा। भाषा तो है लेकिन कौन सी है? अव्यक्त है। देखिए, इधर लिखा भी हुआ, जो हमारे समझ में न आ सके, वो कौन सी भाषा होती है? अव्यक्त भाषा।
चलिए एक बार फिर से मैं इस पर आपको बता देता हूँ कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है, अर्थात भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण दो शब्दों के योग से बना है, सम धन प्रेषण। सम का अर्थ समान रूप से, प्रेषण का अर्थ भेजना। संप्रेषण भाषा को इसी आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त यानी जो हमारे समझ में आ सकती हैं, और अव्यक्त जो हमारे समझ में न आ सके। अब देखिए आगे, अर्थार्थ व्यक्त भाषा के बारे में यह लिखा गया है, अर्थात जब विचारों को सुनने वाले उनको समझ सके एवं उन पर प्रत्युत्तर दे सके। अर्थात जब विचारों को सुनने वाले उनको समझ सके, उन पर प्रत्युत्तर दे सके, वो कौन सी भाषा हुई? व्यक्त भाषा। और जब विचारों को सुनने वाले उसको समझ नहीं सकता है, समझेगा नहीं तो प्रत्युत्तर नहीं देगा, और प्रत्युत्तर नहीं देगा तो वो व्यक्त भाषा नहीं होगी, वो अव्यक्त भाषा होगी। तो देखिए यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल 4 लाइनें अपन ने अभी तक पढ़ी हैं, बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल विस्तार से भी। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिख रखा है, और बिल्कुल विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप यदि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आसानी से इसी प्रकार हम पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी प्रकार बिंदु वाइज अपन पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। भाषा के देखिए, भाषा की कुछ विशेषताएं इधर लिखी हुई है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। अब देखिए भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए रीट में भाषा कौशल चलता है, शिक्षण विधियों में भाषा कौशल चलता है, तो हम थोड़ा उसको भी इधर जोड़ रहे हैं, ताकि एकदम से यदि आप भाषा कौशल पढ़ो तो आपको ऐसा नहीं लगे कि क्या हो गया, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसलिए यहाँ भी भाषा है और वहाँ भी भाषा कौशल है, तो दोनों को थोड़ा सा हम जोड़ रहे हैं। कुछ विशेषताएं भाषा की इधर आपको उसी उद्देश्य से वो ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। भाषा की कुछ 5 विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी है। भाषा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं, यानी कि मनुष्य भाषा को अर्जित करता है। जन्म से मनुष्य की कोई भाषा नहीं है, भाषा कोई वंशानुगत नहीं है, भाषा हमेशा अर्जित होती है। जिसे मनुष्य जिस भाषिक क्षेत्र में रहेगा वो उसी प्रकार की भाषा अर्जित कर लेगा, यानी कि भाषा जन्मजात नहीं होती है। जैसे प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से, देखिए रीट में इसी प्रकार बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। अब उसमें से 4 बिंदु इसमें दे दिए, एक गलत दे दिया कि जैसे लिख दिया भाषा जन्मजात होती है, अर्जित नहीं, तो ये असत्य हो गया। और 3 सत्य दे देगा, भाषा सामाजिक होती है, असामाजिक नहीं, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा मानक होती है, भाषा कठिन से सरल, कोई सा भी ऑप्शन इसमें दे सकता है और एक को बदल देगा। तो इसी प्रकार से बड़े बड़े प्रश्न इसमें आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं। दूसरा, भाषा सामाजिक होती है, असामाजिक नहीं, यानी कि भाषा मनुष्य जैसे समाज में रहता है वो वैसी ही भाषा सीखता है। यदि मनुष्य अच्छे समाज में रहेगा तो अच्छी भाषा सीखेगा, और बुरे समाज में रहेगा तो बुरी भाषा सीखेगा। अतः भाषा सामाजिक होती है, असामाजिक नहीं। भाषा सामाजिक होती है, असामाजिक। देखिए ये बात समझ में आ गई कि भाषा सामाजिक होती है, असामाजिक, यानी जैसे समाज में मनुष्य रहेगा वैसी ही भाषा सीखेगा, और जैसे समाज में वो रह रहा है वैसी ही भाषा बोलेगा। जैसे मान लीजिए आप और हम ही हैं, यदि दोस्तों के बीच में अपन बैठे हैं तो दोस्तों की जैसी भाषा बोलेंगे, परिवार के बीच में बैठे हैं तो परिवार जैसी भाषा बोलेंगे। तो जहाँ जिस समाज में हम हैं उसी के अनुसार भाषा बोलेंगे। भाषा परिवर्तनशील होती है, कि देखिए भाषा परिवर्तनशील होती है, कि भाषा में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। भाषा में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भाषा परिवर्तनशील होती है। कि जैसे विद्वानों का मत है, देखिए इधर लिखा है कि विद्वानों के अनुसार कोई भी भाषा 1000 साल में बदलने लगती है। विद्वानों के अनुसार कोई भी भाषा 1000 साल में बदलने लगती है, कि जैसे 1000 साल होता है तो उसमें दूसरी भाषा के शब्द आने लगते हैं। और इसी आधार पर यदि देखा जाए तो हिंदी का जो प्रारंभ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी
93 ईस्वी माना है। तो उस हिसाब से हिंदी के 1000 साल पूरे हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि आजकल हिंदी में अधिकतर शब्द दूसरी भाषाओं के आ गए हैं और अब तो अंग्रेजी का प्रचलन इस प्रकार से बढ़ने लग गया है कि एक बार तो मन में ऐसा आता है कि कहीं हिंदी का स्थान अंग्रेजी नहीं ले लें। और विद्वानों का जो कथन है वो सत्य भी हो सकता है। तो देखिए, भाषा परिवर्तनशील होती है। अब देखिए, भाषा परिवर्तनशील का एक और उदाहरण है कि जैसे पहले जो 1000 ईस्वी के आसपास की जो हिंदी थी वो अलग थी, फिर उस समय इसके बाद सूरदास, तुलसीदास, कबीर हुए, उनकी भाषा अलग थी, और अभी वर्तमान की भाषा अलग है। परिवर्तन समय के अनुसार, समाज के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसा समाज होता है वैसी ही भाषा हो जाती है, इसलिए इसको सामाजिक भी कहते हैं। भाषा मानक होती है। मानक का अर्थ प्रामाणिक, मानक का अर्थ है प्रामाणिक, कि भाषा वास्तव में प्रामाणिक होती है। जैसे हिंदी ही प्रामाणिक भाषा है। हिंदी का एक ग्रंथ है जिसमें इसके नियम लिखे गए हैं और ये नियम इस भाषा पर लागू होते हैं, इसीलिए इसको मानक कहते हैं। 5वां बिंदु है, भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है। भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है कि हम पुरानी 1000 ईस्वी की या 1300 ईस्वी की विद्यापति की या अमीर खुसरो की भाषा पढ़ें तो बहुत कठिन प्रतीत होती है। उसके बाद सूर तुलसी पढ़ें तो थोड़ी उनकी अपेक्षा थोड़ी आसान लगती है। और आज की जो भाषा है, बिल्कुल जो कविता की जो भाषा है वो हमारे आम बोलचाल की भाषा की तरह ही हो गई है। इसलिए भाषा पहले कठिन थी, अब सरल है, और अब आने वाले समय में इससे ज़्यादा सरल होती जा रही है। भाषा की 5 विशेषताएं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखें कि भाषा की जो विशेषताएं हैं आपको बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगी। मैं इसे नहीं कहता कि सिर्फ मेरे पास ही हैं, पर बहुत कम जगह ऐसी है। भाषा अर्जित होती है, जन्मजात नहीं। भाषा सामाजिक होती है, असामाजिक नहीं। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा मानक होती है। भाषा कठिन से सरल की ओर जाती हैं। विद्वानों के अनुसार कोई भी भाषा 1000 साल में बदलने लगती है। अब आगे देखते हैं, एक और है भाषा कौशल। भाषा कौशल, भाषा के 4 कौशल हैं कि भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है। भाषा कौशल का अर्थ है कि भाषा किस प्रकार से सीखी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ होता है सुनना, कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, सुनता है। सुनते सुनते वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। फिर वो क्या करता है, पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद वो लिखना सीखता है। इसको शॉर्ट में अपन ऐसा करते हैं सुबोपली, सुबोपली, कि भाषा कौशल किस प्रकार से व्यक्ति सीखता है, किस प्रकार से छोटा बच्चा सीखता है। पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये भाषा कौशल है। इसको भी आप ध्यान रखें कि रीट में इन चीज़ों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है और नहीं पढ़ने के चक्कर में पिछड़ जाते हैं। एक प्रश्न से भी पिछड़ना अच्छी बात नहीं है। मेहनत करते हुए भी यदि पिछड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और दुरुस्त उसको इसी प्रकार किया जा सकता है कि धैर्य के साथ पढ़ें और संपूर्ण पढ़ें। मैं तो हर वीडियो में हर बार आपको यही राय दूंगा कि जो भी पढ़ो संपूर्ण पढ़ो। टुकड़ों में ये सोच के नहीं पढ़े कि क्या पता इतना डिटेल में आएगा कि नहीं आएगा। ये सोचना विद्यार्थियों का काम नहीं है कि कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। भाषा के प्रकार, देखिए भाषा के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि हम सामान्य तो जानते ही हैं कि सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा संकेतों के माध्यम से समझाई जाती है। वो भाषा जो संकेतों के माध्यम से समझाई जाती है वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा उच्चारित की जाने, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा है। लिखित भाषा जैसे ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है ये लिखित भाषा है। इतना आप समझते हैं कि सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अब देखिए जो व्याकरण है, व्याकरण लिखित भाषा का विषय है। व्याकरण लिखित भाषा का विषय है।
क्योंकि लिखा होगा तभी तो उसका व्याकरण होगा, बिना लिखे हुए का व्याकरण नहीं होता है, लिखे हुए का ही व्याकरण होता है। अतः व्याकरण लिखित भाषा का विषय है। अब आइए इसी लाइन से हम अपने असली बिंदु व्याकरण पर आ जाते हैं। देखिए अब तक जो अपन ने चर्चा की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी, भाषा के बारे में थी। अब देखिए हम अपन स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते हुए चलेंगे। भाषा पढ़ ली है, व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण के विभाग पढ़ेंगे, प्रत्येक विभाग का फिर अलग अलग अपन चर्चा करेंगे। बहुत विस्तार से मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ। यदि आप रेगुलर वीडियो देखते रहेंगे, हर वीडियो आप देखेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि आप व्याकरण में कभी पीछे रहने वाले नहीं हैं। यदि आप प्रत्येक वीडियो देखेंगे तो व्याकरण में आप कभी पीछे नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए व्याकरण देखिए, जिस प्रकार से शब्द है, मैंने पहले ही कहा कि शाब्दिक परिभाषा पहले देखेंगे, फिर उसकी संपूर्ण परिभाषा देखेंगे। तो जो व्याकरण शब्द है इसको तोड़ते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। वी धन आधन करण, वी धन आधन करण, वी धन आधन करण से मिलकर व्याकरण बना है। वी धन आधन करण से मिलकर, देखिए व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है। वी धन आधन करण, वी का अर्थ विशेष, आ का अर्थ स्वीकार, करण का अर्थ करना। विशेष स्वीकार करना, ये व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है। विशेष स्वीकार करना यानी विशेष होने पर जिसे स्वीकार किया जाए, ये इसकी शाब्दिक परिभाषा है। विशेष होने पर जिसे स्वीकार किया जाए वह व्याकरण कहलाती है। और व्याकरण की ये तो है शब्द को जब अपन ने अलग अलग करके टुकड़े करके इसका अर्थ निकाला, वैसे व्याकरण का एक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण का एक और अर्थ है भली भांति समझना। देखिए जब टुकड़े करके इसका अर्थ निकाल रहे हैं तब आ रहा है विशेष होने पर जिसे स्वीकार किया जाए वो व्याकरण। और एक अर्थ इसका निकला भली भांति समझना, जिसको अच्छी प्रकार से समझा जाए वो व्याकरण। यानी किसी भी शब्दों को, किसी भी भाषा को ये भली भांति समझाती है, अच्छे प्रकार से समझाती है। और देखिए व्याकरण की संपूर्ण परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला ग्रंथ व्याकरण कहलाता है। देखिए व्याकरण की परिभाषा, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, क्योंकि भाषा के शुद्ध रूप व्याकरण ही सिखाता है, और शुद्ध रूप से बोलने के जो नियम हैं उनकी जानकारी देने वाला नियम ग्रंथ व्याकरण कहलाता है। इस प्रकार अपने व्याकरण की 3 परिभाषाएं देखिए। शाब्दिक परिभाषा, विशेष स्वीकार करना, भली भांति समझना, या हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला नियम ग्रंथ व्याकरण कहलाता है। अब देखिए विद्वानों ने कुछ इसके अलग और बातें इसके बारे में थोड़ी सी बताई है कि व्याकरण भाषा के अधीन है, भाषा व्याकरण के नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाषा व्याकरण के अधीन है। भाषा समझ आता हूं, व्याकरण भाषा के अधीन है। भाषा व्याकरण के, इसका अर्थ इस प्रकार से समझिए कि जो भाषा है जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे व्याकरण बदल जाता है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जो व्याकरण है वो भाषा के अनुसार चलती है। देखिए ध्यान से सुनिए, व्याकरण भाषा के अनुसार चलती है। व्याकरण के अनुसार भाषा कदापि नहीं चलती है। व्याकरण के अनुसार भाषा कभी नहीं चलती है। भाषा के अनुसार व्याकरण चलती है। जैसे जैसे भाषा बदलती जाएगी वैसे वैसे व्याकरण बदलती जाएगी। जैसे जैसे भाषा, जैसे आज से 1000 साल पहले प्राकृत भाषा चलती थी, अपभ्रंश भाषा चलती थी, तो व्याकरण उनका वैसा था। हिंदी भाषा आ गई तो हिंदी भाषा का व्याकरण अलग है, और जैसे जैसे हिंदी भाषा बदलती जा रही है इसके कुछ नियम भी बदलते जा रहे हैं। अर्थात पहले भाषा आती है और फिर उसका व्याकरण आता है। पहले भाषा आती है फिर उसका व्याकरण आता है। जैसे जैसे भाषा बदलती जाती है वैसे वैसे व्याकरण बदलता जाता है। देखिए नीचे लाइन लिखी है, भाषा के अनुसार व्याकरण बदलने
लगती है। भाषा के अनुसार व्याकरण बदलने लगती है। देखिए कुछ बिंदुओं पे अभी चर्चा की है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये PDF के रूप में आप सबको नोट्स भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर करें कि नोट्स भी चाहिए, तो मैं आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा PDF में, तो आप इनको आराम से पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए व्याकरण के विभाग। तो सबसे पहली बात तो है कि ये व्याकरण के विभाग किए क्यों गए, व्याकरण के विभाग किए क्यों गए। तो देखिए कहीं ये बार बार चर्चा चलती थी कि व्याकरण एक नीरस विषय है, इसको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बार बार इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं पर पढ़ा नहीं जाता है। तो विद्वानों ने इसका एक हल निकाला और इसके भाग बना दिए कि आप भाग के अनुसार इसको पढ़िए, हो सकता है आपको पढ़ने में अच्छा लगे। तो अध्ययन की सुविधा से इसको 3 भागों में बांटा। एक वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। 3 भाग इसके किए, वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। देखिए वर्ण विचार जिसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें वर्णों के बारे में चर्चा की जाएगी, वर्णों का आकार, भेद, उच्चारण, वो किस प्रकार से बने, इस प्रकार वर्ण कहाँ से आए, कितने थे, कितने बन गए हैं, इन सब पर चर्चा की जाएगी। शब्द साधन, फिर वर्णों से शब्द किस प्रकार से बने, किस प्रकार से शब्द बना सकते हैं, इन पर चर्चा होगी। वाक्य विन्यास में वाक्यों पर चर्चा की जाएगी। यानी कि आगे की सीढ़ियाँ हैं, पहली सीढ़ी वर्ण है, दूसरी शब्द है, तीसरी वाक्य। तो पढ़ना भी इसको इसी प्रकार से होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी आपने समझा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों है। तो हम पढ़ेंगे कि यह है तो ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, इन पर चर्चा करेंगे। पढ़ने का तरीका अपना ये रहेगा कि ऐसा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आपके सामने आने वाली है कि वर्ण 44 भी होते हैं, 46 भी होते हैं, 48 भी होते हैं, 50 भी मानते हैं, 52, 55 सभी प्रकार से होते हैं। तो ऐसा क्यों है, पढ़ते तो हैं पर ऐसा क्यों है, 44 ही क्यों है, 52 क्यों नहीं है, 52 है तो 44 क्यों है। ये सब चीज़ें अपने कई बार पढ़ी है, लेकिन ऐसा है क्यों ये अपन पढ़ेंगे। अयोगवाह होते हैं, वो अयोगवाह तो हैं, ये पढ़ रहे हैं कि अयोगवाह हैं, अंग और अह को कहते हैं, लेकिन कहते क्यों हैं, ऐसा क्या है उनमें कि उनको अयोगवाह कहते हैं। ऐसी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य आपके सामने पहली बार आने वाले हैं, तो आप निरंतर चैनल के साथ जुड़े रहें। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा अपन वर्ण के बारे में कर लेते हैं। देखिए रीट में ये चीज़ें नहीं हैं, शायद वर्ण का टॉपिक है या नहीं है, लेकिन आप इस पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी इस बात को समझते होंगे कि जो संधि है, जो संधि जो प्रमुख टॉपिक है, प्रमुख बिंदु हैं, वो पूरा वर्ण पे ही आधारित हैं। वर्णों का योग ही संधि होता है। यदि वर्णों का हमें ज्ञान नहीं है, वर्ण किस प्रकार से बने हैं, कौन कौन से वर्ण मिलकर क्या क्या बनता है, यदि हम इस पर ज्ञान नहीं है या हमें इसका पता नहीं है, तो संधि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पर यदि वर्ण कितने हैं, कैसे बने हैं, कौन कौन सा वर्ण मिलकर क्या क्या बनता है, ये सब का ज्ञान हमें है, तो निश्चित ही संधि हमारे लिए बहुत ही आसान बिंदु है। इसलिए संधि से पहले वर्ण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और जब हम वर्ण पढ़ ही रहे हैं तो उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जितना विस्तार से आपने आज दिन तक, आज से पहले कभी देखा भी नहीं होगा, इतना विस्तार से हम वर्ण को पढ़ने वाले हैं। देखिए वर्ण में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। इसके बाद आगे की चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे कि जैसे वर्ण की जो सबसे मेन बात तो ये होती है कि वर्ण की परिभाषा में ही बहुत सारी गलतियाँ हैं, बहुत सारी गड़बड़ हैं। कहीं जगह क्या परिभाषा लिखी हुई है, कहीं जगह क्या लिखी हुई है, तो हम सभी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे और उनको आपके सामने साबित करेंगे कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है तो क्यों है, ये सही है तो क्यों है। इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे एक एक कि कौन सी परिभाषा सही है और कौन सी परिभाषा गलत है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है कि लिखित भाषा की होती है, और अक्षर किसे कहते हैं। देखिए अक्षर किसे कहते हैं, इस पर भी बहुत अच्छे से अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्णों को, स्वरों को निर्बाध उच्चारण कहते हैं और व्यंजन को असबाध उच्चारण तो कहते हैं। ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन कहते क्यों हैं ये अपन पढ़ेंगे। स्वर निर्बाध उच्चारण क्यों है और व्यंजन सबाध उच्चारण क्यों हैं ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्यों हैं और इनका कैसे पता चलता है कि ये निर्बाध है और ये सबाध है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी। और ये जो चीज़ें हैं, मूल स्वर 4 होते हैं, मानक स्वर 10 होते हैं, प्रचलित स्वर 11 होते हैं, प्रायोगिक स्वर 12 होते हैं, वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी क्यों होता है, ऐसा क्यों है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको आगे की बता रहा हूँ कि अपन आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और विशेष तथ्य भी आपके सामने रहेंगे कि संस्कृत में री, लरा, लरी ये 3 स्वर और हैं, पर हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। री, ऋस्व भी हिंदी में आने वाले केवल तत्सम शब्दों में ही आता है, जैसे ऋषि, ऋण, कृपा, नृत्य, मृत्यु इत्यादि। संस्कृत में स्वरों को अच और व्यंजनों को हल कहते हैं। यानी कि संपूर्ण चीज़ें अपन साथ में पढ़ने वाले हैं। स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे 7 प्रकार से, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे 7 प्रकार से, और इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक भी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी कि ये स्वर, केवल स्वर, वो भी 7 प्रकार से। तो आप समझिए कितना बड़ा अपना ये वर्णों का टॉपिक होने वाला है और कितने अच्छे से आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं। और यदि आपको ये वर्ण समझ में आ गए तो समझिए कि आपको संधि पूरी की पूरी आ गई है, एक भी चीज़ आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए बने रहिए, और यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही हम आगे का वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।